नमस्कार। एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे उसमें आज कुछ और चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्लाइमेट एंड वेजिटेशन क्या है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब ऑस्ट्रेलिया का मौसम कैसा रहता है और वहाँ पर वेजिटेशन यानी कि खेती में क्या क्या चीज़ें और कहाँ पर कैसे किस तरह की चीज़ें उगाई जा सकती हैं। उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आपके जो भी डाउट्स जो भी चीज़ें हैं उसको आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए। हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखो एक्चुअली है क्या कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑस्ट्रेलिया को लगभग बीच के ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीच से ऐसे गुजरती है, तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो बराबर भागों में वो डिवाइड कर देती है। ठीक है, इसीलिए इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है और उसका जो साउदर्न पोर्शन है, दक्षिणी हिस्सा है, वो टेम्परेट क्लाइमेट को जो है कि उसको एक्सपीरियंस करता है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, टेम्परेट मतलब शीतोष्णकटिबंधीय। अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया को तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये आपको दिख जाता है, ये आपका भूमध्य रेखा इसके ठीक ऊपर ये जा रही है आपकी, ये है इक्वेटर। ठीक, और ये जा रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच निकल जाता है। तो इसका ऊपर वाला पोर्शन कैसा होगा, ये ट्रॉपिकल रीजन है। कैसा है, ये आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेगा और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका टेम्परेट क्लाइमेट को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। आप इस चीज़ को ये देख लो, ये आता है, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन आता है। ये इस बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है ये आपका, ये पूरा जोन आपका कौन सा करेगा, ट्रॉपिकल जोन है आपका। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ तक 66.5 ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो एरिया है ये आपका क्या होगा, टेम्परेट जोन होगा। और फिर इसके ऊपर ये फ्रिजिड जोन होगा, ये इधर भी क्या होगा, फ्रिजिड जोन होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो ये बिल्कुल यहाँ से इसके बीचों बीच ये होकर के गुजर रहा है। तो ऊपर वाला पोर्शन कैसा होगा, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट वहाँ पर होगा। और उसके नीचे क्या होगा, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होगा समशीतोष्ण या हाँ टेम्परेट क्लाइमेट आप इसको कह लो। ठीक है, चलो आगे देखो। इसी चीज़ को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ऑस्ट्रेलिया का मैप पे जो हमने बनाया था, तो ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल यहाँ से होते हुए ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब यह ये इसका पॉलिटिकल मैप है। अब आप समझ सकते हो कि कहाँ पर ट्रॉपिकल होगा। तो ये कौन सा स्टेट है, बिल्कुल क्वींसलैंड। ये क्या है, नॉर्दर्न टेरिटरी। और ये आपका क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखो हाफ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और लगभग लगभग नॉर्दर्न टेरिटरी पूरा और क्वींसलैंड का ये पूरा पोर्शन, ये पूरा रीजन कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल सही, कैसा, ट्रॉपिकल। और इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आपका न्यू साउथ वेल्स, ये आपका विक्टोरिया और कुछ पोर्शन लोअर पोर्शन किसका, क्वींसलैंड का। ये पूरा जोन जो है ये आपका एक्सपीरियंस करेगा कैसा, टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, ये देख लो, ये रहा, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जा रहा है इधर से, ठीक, बीचों बीच। अब आप देख लो ये ऊपर वाला पोर्शन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ लो, मैप में आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। नीचे टेम्परेट, ऊपर ट्रॉपिकल। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे देखो। अब जब आप इसके आगे बढ़ोगे तो अब ये जो क्लाइमेट है इसको जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं कि डेजर्ट क्लाइमेटिक जोन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, मानसून क्लाइमेट्स है और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। डेजर्ट क्लाइमेट कहाँ पर होगा, मानसून क्लाइमेट कहाँ पर होगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहाँ पर होगा और क्या होता है, उसकी क्या खास बातें हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहीं पर और आप एक समझ लीजिए, विंड्स के बारे में, जो पूरे ग्लोब पर जो हवाएं चलती हैं उनके बारे में थोड़ी सी समझ लीजिए। देखिए ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो एरिया है इस एरिया में जो हवा है, जो पवन है वो पूरब से पश्चिम की तरफ इधर से ऐसे चलती है। ठीक है, और ये इधर से इधर की तरफ चलती है। इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन या फिर ट्रेड विंड। ये कहाँ पर चलती है, बिल्कुल सही, ट्रॉपिकल जोन में चलती है, पूरब से पश्चिम की तरफ। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद यहाँ देखो, ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल और ये आपका हो गया एंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल में जो हवाएं हैं ये पश्चिम से इधर
इक्वेटर से दूर और पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, और इधर वाले में इस दिशा में चलती हैं। इनको हम कहते हैं वेस्टर्लीड यानी पछुआ पवन। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। फिर इसके बाद का जो ये फ्रिजिड जोन आता है, ये हो गए आपके ध्रुव, इधर और इधर। तो इन ध्रुवों पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी चलती है फिर से वापस पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ ये चलती है। तो इनको हम कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? पोलर ईस्टर्लीज, ध्रुवीय पूर्वा पवनें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 तरह की पवनें, हवाएं चलती हैं पूरे अर्थ पर। इस पूरे जोन में जो आप देख रहे हो, इस एरिया में कौन सी चलती है? ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन। इसकी दिशा होती है किधर? ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ। फिर उसके बाद इस जोन में जो आपका टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में आपकी हवा, पवन कहाँ से चलती है? पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, ये डायरेक्शन होता है इसका। इसको आप क्या कहते हो? वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। और फिर उसके बाद आता है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में ध्रुवों से यह आपकी हवाएं चलती हैं, और ये किधर चलती हैं? आर्कटिक सर्कल की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इसको फिर से क्या कहते हैं? हम पूर्वा पवन कहते हैं। ठीक है, या पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। कितनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, हमने आपको क्या बताया था? ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये नॉर्थ में चौड़ा है लेकिन इसकी हाइट कम है। जैसे जैसे साउथ में बढ़ता है इसकी हाइट बढ़ती चली जाती है और ये पतला होता जाता है। अब आप दूसरी चीज़ ये देख रहे हो कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके ऊपर जो हवाएं चलेंगी वो किधर? इधर से इस दिशा में चलेंगी। ठीक है, ट्रेड विंड चलेगी। नीचे वाले पोर्शन में हवाएं किधर से? ये आपका जो चल रहा है, जो आपका टेम्परेट जोन है, इसमें हवा किधर से किधर चलेगी? बिल्कुल सही, वेस्टर्लीज हवाएं चलेंगी, पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगी। अब इधर ये समंदर से होकर जो हवा नमी लेकर के आगे बढ़ती है, यहाँ पर ऊंचाई कम जो भी है, ये इसे टकरा करके यहीं पूर्वी हिस्से में थोड़ी बहुत बारिश करती है और थोड़ा बहुत बारिश यहाँ तक कर पाती है। ठीक है, पूरा का पूरा बारिश कहाँ पर हो जाती है? यहीं पर। इसी वजह से इसका जो ये वेस्टर्न पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? एकदम शुष्क रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। अब इसके नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, यानी जो टेम्परेट जोन है, यहाँ पर हवाएं पश्चिम से जब चल रही हैं तो यहाँ से इसलिए निकल जाती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई पर्वत है नहीं जो इनको रोक सके। तो इस वजह से फिर ये एरिया छूट जाता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से ये इसको रोक करके इस एरिया में फिर से क्या करवा देता है? बारिश करवा देता है। इसी वजह से आप देखो कि ये ट्रेड विंड्स की वजह से इस एरिया में बारिश हो जाती है। आप जो देख रहे हो कहाँ पर कि ट्रेड विंड की वजह से इस एरिया में बारिश हो जाती है और वेस्टर्लीज की वजह से इस एरिया में बारिश हो जाती है। इसी वजह से आप देखो कि ये वाला पोर्शन जो है आपका इंटरमीडिएट प्लेन कहलाता है और पूरा का पूरा वेजिटेशन इसी जोन में डेवलप्ड होगा। पूरा का पूरा इधर ही ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि अगर क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को हम 3 क्लाइमेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डेजर्ट क्लाइमेट, दूसरा मानसून क्लाइमेट और तीसरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ये है क्या? इसके बारे में देखो डेजर्ट क्लाइमेट हमने अभी आपको बताया कि जो पश्चिमी क्षेत्र है पूरा ऑस्ट्रेलिया का, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंसेस डेजर्ट क्लाइमेट बिकॉज दिस रीजन हैविंग लेस रेनफॉल वेरी लेस देन 25 सेंटीमीटर। अगर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है तो वो एरिया क्या कहलाता है? डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, अब जब ये एरिया डेजर्ट है, डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ पर है, तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा होगा? ज़ीरोफाइट वेजिटेशन होगा। ज़ीरोफाइट वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया कि इस एरिया में जो पौधे हो पाए जाएंगे, जो वेजिटेशन होगा, उनकी रूट्स बहुत लंबी होंगी, उनकी जड़ें क्या होंगी? पेड़ ऊपर बहुत छोटा सा होगा ऐसे, लेकिन उसकी जड़ बहुत लंबी होती है। जड़ क्यों लंबी होगी? क्योंकि इसकी जो रूट है ये पानी की तलाश में ज़मीन में अंदर तक घुसती चली जाती है। पहली चीज़, रूट्स क्या होती हैं? दीज वेजिटेशंस हैविंग लॉन्ग रूट्स, पहली इनकी खास बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनमें कांटे होते हैं, पत्तियों की जगह पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि कांटे जो होते हैं, जो नुकीली पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं? इवेपोरेशन, जो लीव्स है ना ट्रीज की, पेड़ की जो पत्तियां हैं, ये पानी का वाष्पोत्सर्जन करती हैं, एवेपोरेशन करती हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, एक तो पानी मिल नहीं रहा, ऊपर से अगर यहाँ पर पत्तियां होंगी, लीव्स होंगी, तो वो पानी को क्या कर देंगी? इवेपोरेट कर देंगी। तो इस पेड़ को तो पानी मिलेगा ही नहीं। तो उस इवेपोरेशन को रोकने के लिए, उस वाष्पीकरण को रोकने के लिए यहाँ के पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एक दिखा देता हूँ। ये इस तरह के वेजिटेशंस आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल नुकीली पत्तियाँ, छोटे छोटे कटीली झाड़ियाँ जिसमें बबूल है और नागफन्नी है जो अलग तरह
से आप देखते हैं, कैक्टस जिसको आप बोलते हो, बहुत सारे वेजिटेशंस हैं जो इस तरह की लीव्स रखते हैं। आप देख रहे हो ये छोटे 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 कांटे हैं, पत्तियां भी उसी तरीके से हैं। ये पेड़ जितना ऊपर दिख रहा है इससे ज़्यादा गहरी इसकी क्या होगी, इसकी जड़ें होंगी। तो ये हो गया एक तो डेजर्ट क्लाइमेट। किस एरिया में होगा? वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जो रेनफॉल है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर। दूसरी बात करते हैं मानसून क्लाइमेट की। तो मानसून क्लाइमेट क्या होता है कि ये रीजन, मैक्सिमम रेनफॉल इस रीजन को मिलती है समर सीजन में, गर्मियों में यहाँ पर खूब बारिश होती है, ठीक है। और ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं विली विलीज। क्या कहते हैं? विली विलीज। जब ये यहाँ पर बारिश होती है समर सीजन में तो यहाँ पर एक साइक्लोन आता है, उसको क्या नाम दिया गया है? विली विलीज। तो आपसे एग्जाम में अक्सर ये पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है, या फिर ये है कि विली विलीज कहाँ का साइक्लोन है? ऑस्ट्रेलिया का। तो विली विलीज कभी भी आएगा, विली विली या विली विलीज इसको कहते हैं, तो ये कहाँ का हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका मानसून क्लाइमेट। ये मानसून क्लाइमेट किस रीजन में पाया जाता है? बिल्कुल सही, ट्रॉपिकल रीजन, नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। इधर नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला जो पोर्शन था वो है आपका जहां पर मानसून क्लाइमेट पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? देखो, मेडिटेरेनियन सी जो है इसका मतलब ये हो गया, ये है साउथ में। किधर होता है? साउथ में। तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में जो वेस्टर्लीज, पछुआ पवनों की वजह से जो वर्षा होती है, तो ये बारिश होती है हमेशा विंटर में, ठीक है। कब होती है? ठंड में होती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई मेडिटेरियन क्लाइमेट की खास बात कि यहाँ पर जो रेनफॉल होगा वो विंटर में होगा, ठंड में होगा। जब ठंड में यहाँ पर होगा बारिश, तो यहाँ पर जो फ्रूट्स पाए जाते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स का मतलब हो गया कि खट्टे फल जिनमें विटामिन सी भरपूर होता है, ठीक है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ठीक। तो जब यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स पाए जाएंगे तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री डेवलप होगी, जो कौन सी इंडस्ट्री होगी? वाइन इंडस्ट्री। तो कभी भी आप देखोगे तो वाइन इंडस्ट्री उसी एरिया में डेवलप होगी जहां पर विंटर में रेनफॉल होगा, जहां पर सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते होंगे। इनडायरेक्टली मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का नाम सुनते ही तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर बारिश ठंड में होगी, या इस एरिया में सिट्रस फ्रूट्स पाए जाएंगे और इसी एरिया में वाइन इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। क्लियर? तो ये हो गए क्लाइमेट्स कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। अब ये देखो, मेडिटेरेनियन सी साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऐसे है, तो इस एरिया में ये चीज़ें डेवलप होंगी। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग रीजन्स में। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन है ये कहाँ पर होगा? वही जहाँ पर बारिश हुई अभी, मानसून क्लाइमेट जहाँ पर था वहाँ पर कैसा वेजिटेशन डेवलप होगा? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन क्या होगा? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लेन है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। वही नॉर्दर्न पार्ट हो गया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला एरिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया कि दिस ग्रासलैंड, इस घास का ये ग्रासलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में सवाना के नाम से जाना जाता है। सवाना ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी कहा जाता है इसको, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सूडान में भी क्या कहते हैं? सवाना। क्या कहते हैं? सवाना। तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कि किस एरिया में? ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। सूडान में होगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में होगा। क्लियर? दिखाता हूँ आपको। ये है आपका, तो ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला इंटरमीडिएट प्लेन का जो रीजन है, इधर जो ग्रासलैंड पाया जाएगा वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और इस ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं? सवाना। क्या कहते हैं? सवाना। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया में और सूडान में दोनों जगह। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा, बड़ी बड़ी घास होगी, इस तरह से होगी, तो ये आपका हो गया। दूसरा आता है टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। तो अब आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नॉर्थ में अगर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था तो उसी के ठीक साउथ में क्या होगा? साउदर्न पार्ट में क्या होगा आपका? टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। और टेम्परेट ग्रासलैंड को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? डाउन्स के नाम से। ये मैंने आपको बताया था। डाउन्स, तो अगर टेम्परेट ग्रासलैंड है तो हरी मुलायम घास होगी, तो वहाँ पर क्या होंगे? जानवरों के लिए अच्छी घास होगी ये। तो यहाँ पर क्या होगा? कैटल रियरिंग के लिए अच्छा होगा। कैटल रियरिंग के लिए अच्छा होगा तो इस एरिया में डेयरी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। कैसी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी? बिल्कुल सही, डेयरी इंडस्ट्रीज इस एरिया में डेवलप्ड हो जाएंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एरिया अब आप देख रहे हो कि इस एरिया में आपका क्या होगा? डाउन्स रीजन, डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, और इस एरिया में आपका क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपका पाया जाता है, यानी कि सवाना। और ये एरिया आपका कैसा है? डेजर्ट क्लाइमेट है इधर, ठीक है। और इसका जो साउदर्न पोर्शन है, जो साउथ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट जो ये है, ये आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को इस एरिया में पाया जाता है। ये बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में इसके मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। यहीं पर एक दो चीज़ें और आप जान लो कि यहाँ पर यूकेलिप्टस के ट्रीज़, यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं जो एवरग्रीन ट्रीज़ कहलाते हैं यहाँ के। ये ऑस्ट्रेलिया की ही ओरिजिन है।
यहाँ पर जो यूकेलिप्टस पाए जाते हैं उनसे क्या लकड़ी, गम और तेल, इस तरह की चीज़ें, और ये यूज होती हैं कहाँ पर, मेडिसिन्स में, ठीक है, दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं। यहाँ की जो जारा व काटी दो यूकेलिप्टस की किस्म या वैरायटीज़ हैं, आप एक तरह से कह लो, जिनसे बहुत प्रीशियस, बहुत मूल्यवान इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ियों का मतलब ये हुआ कि जिनका यूज़ बिल्डिंग मटेरियल्स में किया जाता है, जो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं उन सबको बनाने के लिए किया जाता है। यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो डाउन्स रीजन है, इसी डाउन्स रीजन में आपको आसपास में कहीं कहीं पर यूकेलिप्टस का पेड़ उग जाते हैं यहाँ पर। और ये जो यूकेलिप्टस का पेड़ है, एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि इसको पारिस्थितिकी तंत्र का खतरा भी कहा जाता है। यूकेलिप्टस का पेड़ आप देखो, इंडिया में पहले बहुत लोग लगाते थे, बहुत जगह लगाया जाता था, लेकिन अभी उसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको एनिमी ऑफ एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या माना जाता है, इसको खतरा माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया में, इसको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्कलैंड, PARKLAND, पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। कौन सा? डाउन्स रीजन, जो घास का मैदान, बीच बीच में यूकेलिप्टस के पेड़ जो उगाते हैं, इस वाले एरिया को। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया है कि यही डाउन्स रीजन में क्या है, वुल का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में, इसी डाउन्स रीजन में हरी मुलायम घासों की वजह से कौन सी भेड़ की रियरिंग की जाती है, पाली जाती है? बिल्कुल सही, मारिनो शीप। ठीक है, जो स्पेन की ब्रीड है। मारिनो शीप कहाँ की है स्पेन की, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाली जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। और उसी भेड़ से क्या होता है, जो वुल का प्रोडक्शन होता है, उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया वुल प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। और जहाँ पर इनको रखा जाता है, इन भेड़ों को, उस जगह को क्या कहते हैं? स्टेशन। और इनकी देखभाल के लिए जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो इन भेड़ों की देखभाल करते हैं, इनको पालते हैं, उनको क्या कहते हैं? जयकारू। ठीक है, अब जब यहाँ तक चीज़ें होंगी तो आगे चल के देखते हैं। इसके बाद आता है तस्मानिया आइलैंड। तस्मानिया आइलैंड में क्या होता है कि ओशनिक इफेक्ट की वजह से पूरे साल बारिश होती है। ओशनिक इफेक्ट का मतलब ये हो गया, अगर आप तस्मानिया को देखो तो तस्मानिया आपको कहाँ पर दिखाई देता है? आप ये देख रहे हो तस्मानिया को, यहाँ पर सबसे नीचे है, और चारों तरफ से क्या, ये रहा तस्मानिया, और ये चारों तरफ से क्या है? ओशन है। तो चाहे वेस्टर्लीज चलेंगी, या जब भी थोड़ा सा क्या होगा, धूप होगी, थोड़ी सी इसको मिलेगी, एयर में मॉइस्चर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पूरे साल थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बारिश होते ही रहता है। इस वजह से ये जो एरिया है, ये जो आइलैंड है, ये किससे, ये क्या है, टोटल का पूरा क्या है? फॉरेस्ट कवर्ड है। ठीक है, तो ये एप्पल के प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। ठीक, एप्पल भी सिट्रस फ्रूट में आता है, तो यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का ही इफेक्ट है। ठीक है, तो यह जो तस्मानिया आइलैंड है, यहाँ पर क्या है? ओशनिक इफेक्ट की वजह से पूरे साल यहाँ पर बारिश होती है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा आइलैंड क्या है? फॉरेस्ट कवर्ड, ट्री कवर्ड है, पूरा पेड़ है, पूरे घने जंगल अच्छे ठीक ठाक हैं। और यह किसके लिए फेमस है? एप्पल प्रोडक्शन के लिए भी ये क्या है? फेमस है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो इसके बाद आता है ईस्टर्न नैरो कोस्टल रीजन। भाई, जो बारिश इधर आकर के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्ट साइड में, पूरब में जो ये पूरा बारिश हो जा रही थी, अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये है ना आपका, ये क्या है? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई। तो ये जो कोस्टल एरिया है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, अगर अब हम इसके बारे में बात करने चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन क्या है कि माइल्ड एंड मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि समंदर के बिल्कुल पास में है। तो आपको पता है कि समंदर के आसपास यही इसी टाइप का आपका एटमॉस्फेयर होता है। क्लाइमेट कैसा होता है? बिल्कुल माइल्ड या मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब यहाँ पर क्या है कि 80% पॉपुलेशन इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इसी कोस्टल रीजन में रहती है। और आप देख लो कि जो 7 कैपिटल सिटीज़ हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है वो कहाँ पर है? इसी कोस्टल रीजन में है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आपको हम बता दें, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन इसी कोस्टल रीजन में रहती है, इसी वजह से बाकी के एरिया में ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? नो मैन्स लैंड कंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर कैसा होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोडक्शन में है, जो मेन फर्स्ट क्रॉप है यहाँ की, वो है व्हीट, गेहूं। ऑस्ट्रेलिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 4% लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल एरिया है, उसमें से सिर्फ 4% एरिया पर क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर कल्टीवेशन किया जाता है। इस 4% एरिया में 25% एरिया पर अकेले व्हीट का प्रोडक्शन, यानी गेहूं की खेती की जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? गेहूं, यानी कि व्हीट है। अब गेहूं की खेती कहाँ की जाती है, तो ये हम आपको बता दें, ये 2 रीजन में की जाती है, एक तो डाउन्स रीजन और दूसरा नल्लाबार प्लेन। ये दोनों हैं कहाँ पे, कौन से हैं? तो ये आप देख लो, ये जो रीजन है, ये आप देख रहे हो, ये है नल्लाबार प्लेन जो यहाँ इधर में है, और ये पूरा डाउन्स रीजन है। तो डाउन्स रीजन और ये नल्लाबार प्लेन, इस एरिया में गेहूं की खेती की जाती है।
ठीक। ये नल्लाबार प्लेन एक और चीज़ की वजह से फेमस है, लाइमस्टोन रॉक की वजह से। इसकी वजह से लाइमस्टोन रॉक की वजह से भी ये एरिया, ये नल्लाबार प्लेन क्या है, फेमस है। एक तो गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है इस पूरे एरिया में, और दूसरा नल्लाबार प्लेन रीजन में क्या है, लाइमस्टोन रॉक पाया जाता है, उसकी वजह से भी ये प्लेन क्या है आपका फेमस है। अब जब हम आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि जो शुगर केन है यानी गन्ना है आपका, ये एक पहले नंबर पर तो सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती की जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, वो है शुगर केन यानी कि गन्ना। तो देखो गन्ने की खेती कहाँ पे की जाती है, वो की जाती है इधर क्वींसलैंड में। कहाँ पर की जाती है, क्वींसलैंड स्टेट में लगभग ये की जाती है। मानसून क्लाइमेटिक रीजन में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है, तो वो की जाती है न्यू साउथ वेल्स एंड वेस्टर्न, ये इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे की जाती है, न्यू साउथ वेल्स, ये हो गया न्यू साउथ वेल्स, और ये आपका क्या हो गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नल्लाबार प्लेन इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक। तो ये थोड़ा सा एरिया यहाँ से लेते हुए यही साउदर्न कोस्ट वाला, इस वाले एरिया में किसकी खेती की जाती है, गेहूं की। और गेहूं इतना प्रोड्यूस होता है कि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इंडिया में भी स्टार्टिंग में जब जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम से ही, और भारत में क्या होता था, गेहूं वहाँ से मंगवाया जाता था। ठीक है, तो गेहूं ये लोग वहाँ से इंडिया भेजते थे। लेकिन अब उनको पता था कि इंडिया भाई बहुत जो है कि अभी इंडिया के पास कुछ नहीं है, तो ये लोग वो गेहूं यहाँ पर भेजते थे जो वहाँ की भेड़ें या वहाँ के जानवर भी नहीं खाते थे। तो एक बार जब ऐसा ही शिप जब इंडिया आया, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वो पूरा का पूरा शिप वापस ऑस्ट्रेलिया लौटा दिया। तो इस बात पर ऑस्ट्रेलिया खफा हो गया कि भाई हम अब आपको देंगे ही नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कहना था कि भाई एक तो हम पैसे देकर के खरीद रहे हैं, ऊपर से इस घटिया क्वालिटी का गेहूं हम नहीं लेंगे। उसी समय उन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। उसी समय उन्होंने कहा था कि हम महीने में अगर एक दिन का उपवास रखेंगे और अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाएंगे, अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे, तो हमें कहीं से कोई भी अनाज मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी समय उन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, और हर किसी से आग्रह किया था कि महीने में कम से कम एक दिन उपवास जरूर रखें। और एक मज़ेदार किस्सा ऐसा है कि वहाँ के जहाज़ जब गेहूं लेकर के इंडिया आते थे, तो इंडिया से फिर वापस जाते थे, तो गलती से किसी तरीके से यहाँ से चूहा वहाँ पहुँच गया। देखो हर जोग्राफिकल रीजन में हर एक जानवर के पैदा होने, उसको कंट्रोल करने की क्लाइमेटिक सिचुएशंस होती हैं और उसके तरीके होते हैं। चूहा जब यहाँ पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया में, तो इसने यहाँ पर बहुत उत्पात मचाया। ठीक है, क्योंकि चूहा वहाँ के क्लाइमेटिक रीजन में कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया को ये लगा कि ये इंटेंशनली इंडिया ने भेजा है। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था कि वहाँ से गेहूं के बीज में, गेहूं में उसने एक बहुत फेमस घास थी, घोड़ा घास, जो आज भी होती है, जिसको लोग खेतों में उखाड़ के फेंक देते हैं, जो जानवर भी नहीं खाते हैं, और वो बहुत सारे रोगों की वजह है, अस्थमा और बहुत सारे तमाम तरह के रोगों की वजह है। तो ये क्या है कि वो उन्होंने जानबूझ करके उस बीज के साथ में इंडिया में भेज दिया, और वो इंडिया में फिर ख़त्म नहीं हो रही थी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसीलिए उस घास को कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, उस नाम से भी वो फेमस है। तो उन लोगों ने वहाँ से वो जानबूझ करके इंडिया में भेज दिया था। ठीक है, तो आगे चल कर कभी जब हम ज्योग्राफी में और चीज़ों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो वहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि हर एक रीजन में, एक किसी भी उस रीजन में जो प्रोड्यूस होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन भी उसी रीजन में है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में पूरी पॉपुलेशन यहाँ रहती है, केवल 4% लैंड पर क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। अब वहाँ पर जो खेती की जाती है, इसको हम मशीनरी खेती भी कहते हैं, मशीनरी फार्मिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उसमें है क्या कि अब एक तो बारिश कम होती है, पानी कम है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक दो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, पूरे बड़े के बड़े एकदम खेत, बड़े हमारे यहाँ की तरह छोटे मोटे ऊंचे नीचे नहीं, पूरा का पूरा प्लेन रीजन है, तो पूरे बड़े के बड़े पूरे खेत वहाँ पर हैं। उन्होंने क्या कर रखे हैं, सेंसर्स लगा रखे हैं लैंड में। ठीक है, खेतों में सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे ही वाटर लेवल कम होगा, ज़रूरत से कम हुआ, तो वहाँ पर स्प्रिंकलर फव्वारे होते हैं, जो यहाँ पर भी आजकल अब आप देखने लगे हैं पार्कों में। तो वो फव्वारे क्या करते हैं कि वो ज़रूरत के हिसाब से, जब तक नमी मेंटेन नहीं होती है, तब तक एक एरिया में, जैसे यहाँ पे एक फव्वारा लगा है, तो ये इस एरिया में पानी को छिड़कता रहेगा तब तक जब तक वहाँ की जो नमी है, जो मॉइस्चर लेवल है लैंड का, उस एक पार्टिकुलर लेवल तक नहीं आ जाएगा जितनी उनको रिक्वायरमेंट है। अब किसान वहाँ खेत में जाके देखेगा नहीं, ये फव्वारा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है किससे, चिप्स के थ्रू, सैटेलाइट प्रोग्रामिंग के थ्रू। वहाँ पर, यहाँ पर नमी कमी हुई, अपने आप स्प्रिंकलर ऑन होगा और पानी तब तक ऑन रहेगा जब तक उसका मॉइस्चर लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही वो कंप्लीट होगा, स्प्रिंकलर ऑफ हो जाएगा।
ठीक है। तो अब हमारे यहाँ की तरह नहीं कि पूरा मशीन चला दिया ट्यूबवेल भैया और पूरा का पूरा पानी जा रहा है खेत में, पहले यहाँ से एकदम पूरा डूबते हुए फिर आगे बढ़ते हुए। इस तरीके से क्या है कि ये जो वाटर है ये पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है। वहाँ पर इन सब चीज़ों को सही तरीके से मैकेनाइज्ड किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो एग्रीकल्चर की जाती है वो कैसी होती है, मशीनरी फार्मिंग एग्रीकल्चर है। और वहाँ के किसान बहुत अमीर होते हैं, यहाँ के किसानों की तरह गरीब नहीं है। वहाँ के किसान बहुत पैसे वाले हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। आपको बता दूं एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहां पर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी है। रीजन कि ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये समझ लो कि डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर मुश्किल से 3 लोग मिलेंगे। ठीक है, 3 से 4 लोग बस, इतना कम पॉपुलेशन डेंसिटी है इस एरिया में। अब इस एरिया में किसी को कुछ हो गया, पूरी डेवलपमेंट यहाँ कोस्टल एरिया में है, अगर इस एरिया में किसी को कुछ हो गया तो उसको यहाँ लाने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप बाई रोड या ऐसे आएंगे तो हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से डायरेक्टली एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे इनको यहाँ पर लेकर के पहुँचाया जाता है और इनका इलाज किया जाता है। ठीक है। और यहाँ के किसान जो है कि वो अरब खरबपति हैं, पूरे के पूरे बिजनेसमैन एक तरह से कह लो। इन यहाँ के किसानों के पास बहुत ही पैसा है। अगर वैसा इंडिया में हो जाए तो फिर पूछो ही क्या, इंडिया फिर उसके बाद वर्ल्ड में नंबर 1 पर होगा इकोनॉमी में। अब यहीं पर हम गेहूं की बात कर रहे थे तो यहीं पर न्यूजीलैंड में भी हम आपको बताएंगे। न्यूजीलैंड में एक प्लेन है जिसको कहते हैं कैंटेबरी प्लेन, कैंटेबरी बेसिन। ठीक है, वो भी गेहूं की खेती के लिए बहुत फेमस है। तो कैंटेबरी बेसिन कहाँ पर है, वो है न्यूजीलैंड में। ठीक, इतना चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को देखिए अच्छे से और उन चीज़ों को समझिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।